हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम बात करते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये हमारा मेगा रिवीजन का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि श्वसन का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। श्वसन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है। और ये जो हमारा रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन हमारा कंटिन्यू रहेगा। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो इसमें मैं डीप नहीं बताऊंगा, मैं डिफिनीशन नहीं, बस केवल आपको एक ओवरव्यू, एक रिवीजन कराऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ बनाएंगी। ये जो श्वसन की जो लेक्चर है, ये 2 पार्ट्स में बनेंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी आपके सामने आ सकेंगी। ठीक है। तो चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो पहले जब समझते हैं कि श्वसन क्या है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हम न्यूट्रिशन, जो फूड लेते हैं, फूड में हम लेते हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद हमें भारी मात्रा में ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा, जल प्राप्त होते हैं। तो बाकी हमारे अगर पूरे बॉडी की बात करें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, बिना एटीपी का ये जीवित नहीं रह सकता है, उसे ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के कोई भी ज़िंदगी में कोई भी क्रियाएं पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, चाहे वो एनिमल्स की बात कर लें, चाहे ह्यूमंस की बात कर लें, चाहे बर्ड्स की बात कर लें, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो सबको क्या चाहिए? एनर्जी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम मूव करते हैं कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ऐसी क्या मैकेनिज्म होती है हमारे बॉडी में जिसकी वजह से एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपको श्वसन के बारे में इंट्रोडक्शन यानी डिफिनीशन हमने दिया। श्वसन यानी रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, इज द कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इन कम्प्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में तो हमने ये जाना, अब फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, अगर ऑक्सीजन मिला तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम बात करें कि जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। किसका ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। कितनी एटीपी मिलेगी ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वाटर और इसके साथ साथ CO2 भी हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है यानी प्रक्रिया, ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया डिपेंड होती है जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, यानी न्यूट्रिशन में बेसिकली होता है ग्लूकोज का। तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के साथ साथ प्रोटीन्स भी आते हैं, इनका भी ब्रेकडाउन होता है। इसके लिए अलग से एक प्रोसेस चलती है। प्रोटीन के साथ साथ हमारे बॉडी में फैट आता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए अलग प्रोसेस चलती है। बेसिकली जो हमारा क्लास 10th में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में जो हमारा ग्लूकोज है, बस ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने क्या बात किया था कि पहले चैप्टर में हमने बात किया कि जो न्यूट्रिशन हम लिए, अब ये न्यूट्रिशन में आया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट के एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एटीपी को हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी, जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है? करेंसी ऑफ द सेल। कोई भी अगर सेल है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि करेंसी ऑफ द सेल, यानी हमारे कोशिका का जो सेल है उसकी करेंसी होती है। ये मैकेनिज्म भी हम समझेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है ब्रेक हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे जाता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हमारा पहला है कि रेस्पिरेशन क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन की, अगर हम एक सिंपल अगर मैकेनिज्म की अगर बात करें कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो देखो हम इसको एक इक्वेशन के द्वारा समझते हैं कि देखो जैसे कि मान लो फूड है,
फूड और ऑक्सीजन, और क्या है, ऑक्सीजन है। फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा, तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, एनर्जी। ठीक है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है 36 ATP के फॉर्म में होती है, 36, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में पहले के बुक में 36 या 38 ATP बताते थे, लेकिन एक्चुअली में जो ATP का फॉर्मेशन होता है 32 ATP होता है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 32 होता है। अगर आप 32 लिखते हैं तो आपका इक्वेशन सही होगा, ठीक है। तो पहले 36 अगर बताया जाता था तो इस पर ध्यान न दें, आप लिखेंगे कितना, 32 ATP प्राप्त होते हैं। यानी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कितने ATP, 32 ATP। यानी हम कह सकते हैं 32 ATP क्या है, मोर एनर्जी है। क्या है, मोर एनर्जी। कि अब सोचो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से इतने एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं, कब, जब इसे ऑक्सीजन मिल रहा है तब। लेकिन कभी ऐसी प्रक्रिया आ सकती है कि ये जो फूड है यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंस हो जाए, यानी ऑक्सीजन न मिले। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट। यहाँ पे एथेनॉल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पे 2 ATP बनेगा। कितना ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा। तो यानी देखो ये 2 ATP क्या है, किसी भी सेल के लिए लेस एनर्जी है। कहाँ 32 ATP, कहाँ 2 ATP। तो यानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का नीड इतना ज़्यादा है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होते हैं ये ब्रेकडाउन नहीं हो सकते। सोचो वही ग्लूकोज है, वही फूड है, यानी ये जो फूड है, फूड में क्या है आपका, ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज है, अगर इसको ऑक्सीजन दे दिया जा रहा है तो ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या होते हैं दोनों मैकेनिज्म, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखो बात करें कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं। अभी हमने बात किया डिफिनीशन के बाद हम बात करेंगे टाइप्स। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो रेस्पिरेशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंसिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी जो रेस्पिरेशन है 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसको हम रिमेम्बराइज करें कि अगर ऐसी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में ब्रेक हो जाए, और ये 2 पायरुविक एसिड जो 2 मॉलिक्यूल्स थे ये इंटर करे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा दी गई प्रोटॉन एनर्जी को गेन करके ये पायरुविक एसिड फॉर्म कर दे ATP, जो कि कितने होंगे, 32 ATP के फॉर्म में हो। यानी हम बोल दे इसे एनर्जी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और फिर ATP के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ तो ऑक्सीजन क्या था, प्रेजेंस था। अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है, तो ऑक्सीजन अब्सेंस है तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑक्सीजन अब्सेंस है। अब देखो ऑक्सीजन अब्सेंस है, इसके बेसिस पे जो ये रेस्पिरेशन है इसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला जो प्रोसेस होगा उसे बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
ठीक है। अब देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होते हैं कि बेसिकली हम ये जानते हैं कि होते कहाँ हैं। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये आपके होते हैं बैक्टीरिया में। कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया। जनरली ईस्ट वेस्ट की हम बात कर लें, ईस्ट में, ठीक है, बैक्टीरिया में बेसिकली होते हैं। या हम बोल सकते हैं हाँ बहुत सारे बैक्टीरिया में। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है, तो ह्यूमन के मसल्स में होते हैं। और जो कर्ड, जो दही बनते हैं, उसमें जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसमें भी ये प्रोसेस चलती है। दही खट्टी क्यों होती है आज हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो मसल्स में भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है बैक्टीरिया में होता है। इसमें देखो होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है यहाँ पे इसे ऑक्सीजन मिला नहीं, तो ये ग्लूकोज है तुम्हारा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये जान लो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। किस ऑर्गेनिज्म में? हायर ऑर्गेनिज्म। या फिर हम कह दें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एडवांस हों, दैट मीन्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप्ड हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो? डेवलप्ड हो। तो जिन ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है मसल्स में तो नहीं होता है, अरे सॉरी, मसल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन फिर भी इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसका भी कंडीशन हम जानेंगे। तो देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक पूरी प्रोसेस कहाँ रन होती है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ये आपका साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी चलता है। अभी जब इसे हम और हायर क्लास में और डीप पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट पायरुवेट से एनर्जी नहीं मिलती, और भी आगे कुछ प्रोसेस होते हैं, फिर देन उसके बाद हमें मिलता है एटीपी। लेकिन आपको 10th में इतना ही जानना है। ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का पूरा, इसे बोलते हैं, ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में टूटने की प्रोसेस जो होती है इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुविक एसिड से यहाँ पे ब्रेक होता है एसिटाइल कोएंजाइम, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वह रन होती है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ फर्मेंट में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं तो टू मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, सेम प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन अब्सेंस है। पहली कंडीशन तो है कि ऑक्सीजन अब्सेंस। दूसरी चीज़ कि पायरुविक एसिड यहाँ भी बना है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन आगे ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जो कि ऑक्सीजन अपने अंदर रखे रहे। यानी अगर हम कंप्लीटली अगर बात करें तो वो फूड ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं जो कि फायर पे पकाए जाए। बॉयल करके अगर आप खाते हैं तो उतना मज़ा नहीं, बॉयल भी तो आग पे ही होता है। लेकिन अगर हम रॉ कोई चीज़ खाते हैं, कच्चा चीज़ अगर खाते हैं, तो वो और जो पका के खाने में दोनों में अंतर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वो ये चीज़ है कि अब ऐसा कोई इसके अंदर एबिलिटी नहीं है इस बैक्टीरिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर तो है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया न होने की वजह से पायरुविक एसिड कहाँ रह जाता है? साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है। और ये ब्रेक करता है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? तो अल्कोहल का नाम है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O इस फॉर्म में, और इसके साथ साथ प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और ये एनर्जी कितना होता है? 2 ATP। यानी अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 ATP एनर्जी प्राप्त है। लेकिन हम एक कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के लिए जितना ATP सफिशिएंट था उतना उसने अपने लिए प्रोड्यूस किया, उसके लिए उतना नहीं सफिशिएंट था तो वो एक्स्ट्रा नहीं यूज किया। बाकी देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली हम मसल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब हम रनिंग करते हैं तो बेसिकली हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? सफिशिएंट हो जाता है, यानी कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो हम देखते हैं 1 राउंड 2 राउंड अगर मारते हैं तो फिर हाफने लगते हैं, फिर कहते हैं बस अब नहीं दौड़ पाएंगे। तो जब नहीं दौड़ पाएंगे नहीं, यानी उनको पैर दर्द करते हैं, यानी उसके मसल्स जो पैर के मसल्स हैं
उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब लैक्टिक एसिड को बेसिकली हम बोल सकते हैं फैटिक एसिड, क्या बोल सकते हैं, फैटिक यानी थकान का अम्ल। तो ये ऑक्सीजन का सफिशियंट होने की वजह से जो ग्लूकोज था जो अच्छे से ब्रेक डाउन हो पा रहा था, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी ये दो भी 2 पायरुविक एसिड में टूटता है और ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भले जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं था, अब्सेंस था। तो इसलिए इसने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया, उसके साथ साथ CO2 का और उसके साथ साथ एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी कितना प्रोड्यूस किया, 2 ATP। इसीलिए हम लोग जल्दी थक जाते हैं। दौड़ने के समय जब हमारे बॉडी जो मसल्स होते हैं उनमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जब ग्लूकोज को ब्रेक नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड। इसीलिए जब हम 1 राउंड 2 राउंड मारते हैं तो अपना मुंह खोल के हम लोग दौड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है और हम थक जाते हैं, उसके बाद नहीं दौड़ते हैं। कुछ आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है कि हम फिर से 1 राउंड मार सकें। तो हमने बात किया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। हमने क्या इसके बारे में बात किया डीप, अब इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो फिर से आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, पॉज करके आप। तो श्वसन से क्वेश्चन से आ सकते हैं कि एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं, ईस्ट होते हैं, इनमें ऐसा क्या हो जाता है कि ये एबिलिटी खो देते हैं और 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। देखो लैक्टोबैसिलस, अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस हमने मिस किया है कि लैक्टिक एसिड जो है ये आपके दही में भी पाए जाते हैं। दही इसलिए खट्टी होती है क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसकी भी प्रकृति क्या है, जीवाणुओं की है। तो जीवाणुओं को जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी वो अपना ले लेते हैं, उतना ही फॉर्म करेंगे। बाकी ये जो तुम्हारा लैक्टिक एसिड बना ये तो उनका बाई प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारी दही जो होती है वो खट्टी होती है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि दही में कौन सा शुगर होता है, या दूध में, दूध से ही तो दही बनता है, तो दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टोज शुगर। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। उसमें कौन सी जीवाणु होती है जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी L के पावर 3, याद रखिएगा L के पावर 3 या 3L से याद रख सकते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एरोबिक एनोरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक साइड लिखते हैं एरोबिक और एक साइड लिखते हैं एनएरोबिक। देखो पहली चीज हमने क्या बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, प्रेजेंस होगा, इसमें नहीं होगा। एक्सेप्शन में मसल्स, एक्सेप्शन में क्या है, मसल सेल्स, ठीक है। ये एरोबिक कहाँ होती है, ये तो हायर ऑर्गेनिज्म में, किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म में, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स ये चलेगा आपका बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। कितने ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP, कितने, 32 ATP के फॉर्म। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगा, कितने, 2 ATP के फॉर्म में। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी
ऑर्गेन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसमें कोई भी श्वसन अंग नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है कंप्लीट होती है 3 प्रोसेस में। कौन कौन से? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एक प्रोसेस होती है ETS। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है और ETS माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलती है। ये 3 लोकेशन है। बाकी अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कंप्लीट कहाँ होता है तो टोटली साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने देखो एक्सेप्शन बात किया है किसका, मसल सेल का। मसल सेल्स में याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें सब कुछ हो रहा है, बस माइटोकॉन्ड्रिया को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक बेसिक से थे इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलिए बेसिकली हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन के अगर हम स्टेज की बात करें तो बेसिकली इसमें 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, देखो पहले हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें 2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सा बच्चों? तो सबसे पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होगा ये फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। पहला जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग और दूसरा जो इसमें प्रोसेस होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। और इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है तो ये फर्दर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरा है एट द लेवल ऑफ टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो पहली चीज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होगा जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इन्वॉल्व हो। ऑर्गेन क्या हो इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन इंटरनल में एक्सटर्नल ऑर्गेन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी एक्सटर्नल ऑर्गेन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है इसमें लंग्स होगा। लंग्स में बात करें तो एल्वियोलाई होगा इसमें, ठीक है। एल्वियोलाई इसमें क्या होगा इन्वॉल्व होगा। एल्वियोलाई क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेन है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2, यानी ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करना और CO2 को बाहर रिलीज करने की जो मैकेनिज्म होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमेशा याद रखना रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है? जिसे रेस्पिरेशन को हम श्वसन बोलते हैं और ब्रीदिंग को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि ब्रीदिंग के उपरांत जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाते हैं उसे हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी वो पावर क्यों दे रही है? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो फाइनली जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों कहते हैं, आपको क्लियर हुआ? ठीक है। देन हम आगे बात करें कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है
ये लंग्स के अंदर एक ऑर्गेन है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है लंग्स का, जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुपिकाएं। ये कुपिकाएं एक छननी का कार्य करती हैं। सपोज करो ये हमारे लंग्स के अंदर क्या है, कुपिकाएं पाई जा रही हैं। थोड़ा सा हम बस इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। और ये हमारा ब्लड, यहाँ सपोज करो कि यहाँ ब्लड बह रहा है, ठीक है, अब ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज करो कि CO2 आ रहा है, यहाँ साथ साथ CO2 ऑक्सीजन सब होंगे, यानी अगर बात करें तो CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हमारे ब्लड में सपोज करो कि CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और O2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लॉ के अनुसार पढ़े होंगे कि ऑस्मोसिस की या डिफ्यूजन की अगर प्रोसेस की अगर हम बात करें कि कोई भी मॉलिक्यूल डिफ्यूज कब होती है, कि वह मूव करती है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जिधर सांद्रता उच्च होगी वह निम्न सांद्रता की ओर ही प्रवाहित होगा। तो हमारी जो कुपिका यानी जब हम सांस ले रहे हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन सारे गैस जा रहे हैं। हमारे बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। तो अभी जो हम हवा ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अब ये उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। और ये जो CO2 है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी ये ब्लड टू एल्वुलाई मूव करेगा और ये एल्वुलाई टू ब्लड में मूव करेगा। फिर ये ऑक्सीजन इसमें आएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, फिर हीमोग्लोबिन के पीठ पे बैठ के ऑक्सीजन दौड़ते दौड़ते अपना माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाएगा। वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और हो जाता है। तो ये थी मैकेनिज्म गैसियस एक्सचेंज की। एक चीज़ याद रखना, इसमें कॉन्सेप्ट एक याद रखना, कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे पहले कौन देता है, यानी आप भी कोई चीज़ अगर दुकान पे भी जाते हैं तो सिस्टम क्या है, पहले पैसा दीजिए तब सामान लीजिए। तो बस सिंपल यही है। एल्विलाई का फंडा ये है कि पहले तुम हमें ऑक्सीजन दो, और सॉरी CO2, देन हम तुम्हें ऑक्सीजन देंगे। तो पहले लेता है फिर देता है। तो पहले शिफ्टिंग किसकी होती है, इनसाइड टू आउटसाइड। तो सबसे पहले होती है CO2 की। दैट्स क्लियर। और इस प्रकार की जो शिफ्टिंग होती हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमबर्गर। क्या प्यारा नाम है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया हमबर्गर शिफ्ट। ठीक है, ये हमबर्गर शिफ्ट जो प्रोसेस होती है थोड़ा सा डीप होती है, उतना भी आपको नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि जो प्रकार की शिफ्टिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, हमबर्गर शिफ्ट कहते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्लियर है कि इसमें श्वसन अंग भाग लेते हैं। ये दो प्रोसेस में होती है, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में। अब बात करते हैं एट द लेवल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो अब ये ऑक्सीजन लिया हीमोग्लोबिन के साथ जाके, वह ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, सेल के पास। अब इंडिविजुअली सेल के पास जब पहुँचा, ठीक है, तो पहले अगर हम इसकी बात कर लें टिश्यू लेवल पे, तो पहले कोई इंडिविजुअली सेल के पास तो ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं। ब्लड वेसल्स जो होंगे, जैसे सपोज करो कि बहुत सारे सेल हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल देयर सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे कॉल्ड टिश्यू। अब सपोज करो कि एक समूह है सेल का। अब ये पूरा क्या, ये है तुम्हारा टिश्यू, और इसके अंदर जो इंडिविजुअली ये जो है ये है सेल। तो अब कोशिकीय स्तर पे रेस्पिरेशन कैसे होता है और ऊतक स्तर पे कैसे होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा तो यहाँ पे झगड़ा होगा कि किसे ऑक्सीजन चाहिए, किसे ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर इस लेवल पे अगर ऑक्सीजन मिलता है, किस लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट द लेवल ऑफ टिश्यू लेवल। और फिर इंडिविजुअली अगर सेल को मिलने लगता है ऑक्सीजन तो उसे हम बोलते हैं एट द लेवल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इंडिविजुअली सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये होती है प्रोसेस इंटरनल रेस्पिरेशन की। देन अब अगर हम बात करें कि जो श्वसन होती है, ये श्वसन की प्रोसेस प्लांट्स में कैसे चलती है, जस्ट वेट। तो चलिए देखिए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब अभी तो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, यानी अभी हम एक मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे होता है, देन एनिमल्स में कैसे होता है, ये प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब प्लांट्स में मैकेनिज्म कहाँ पे होती है, किस पार्ट्स में होती है। तो यहाँ पे सेल्फ के बारे में बात कर रहे थे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर हम बात करें
तो रेस्पिरेशन जो होते हैं प्लांट्स में, तो इनमें भी गैसियस एक्सचेंज होंगे, इसमें भी गैसियस एक्सचेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंस होता है। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं ये प्लांट्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा हैं एक पोर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लीफ पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लीफ के ऊपर। तो प्लांट्स में स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि स्टोमेटल गैसियस एक्सचेंज हो रही है। तो स्टोमेटा के द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होती है कहाँ होती है? लीफ में होती है। इसके बाद जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट में होते हैं, अगर उनमें लेंटिसेल एक ऐसा पार्ट्स होता है जो बोलते हैं लेंटिसेल, जिसे वात रंध्र के नाम से जानते हैं। अगर प्लांट्स में वात रंध्र के द्वारा, जो कि ये वात रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट्स के तनों पे पाया जाता है। जो स्टेम होते हैं उस पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम लोग वात रंध्र बोलते हैं। इसके द्वारा अगर गैसियस एक्सचेंज होता है तो लेंटिसेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेंटिसेलुलर रेस्पिरेशन। तीसरा जो होता है वो रूट में। कहाँ होता है? रूट में। तो रूट में कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, उसमें रूट हेयर के द्वारा। किसके द्वारा? रूट हेयर के। जैसे सपोज करो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पाए जा रहे रूट, और ये सॉयल हैं, तो सॉयल में क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो ये सॉयल के मॉलिक्यूल रूट में क्या कर लिए जाते होंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस एब्जॉर्ब की जाती है इसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण। सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा प्लांट्स में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर में क्या है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है। तो ये इससे होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। प्लांट्स 3 पार्ट्स के द्वारा, 3 ऐसे उसके ऑर्गेन हैं जिसका नाम है स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। देन हम फर्दर अब बात करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। तो अभी देखो, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लैंड पे यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो 3 प्रकार की अगर हम बात करें तो 3 में बेसिकली जो हवा में उड़ते हैं वो तो नीचे कहीं न कहीं बैठते होंगे। तो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल देखो, तो पहला हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल जो जलीय जीव होते हैं, और दूसरा है टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे। और एक्वेटिक का मतलब जो वाटर में रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन जो होता है उसका नाम है गिल्स। वो गिल्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अगर गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो जैसे अगर फिश की, इसकी बात कर ले फिश की, तो फिश क्या करती है? इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, इसके गिल्स की एबिलिटी होती है कि ये वाटर को ड्रिंक करती है, वाटर को ड्रिंक करती रहती है। और ये एबिलिटी होती है कि इसमें जो वाटर होते हैं इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है, और ये ऑक्सीजन को इंटेक कर लेती है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देती है बाहर। तो ये एबिलिटी है फिश के अंदर, जो उसके अंदर पाया जा रहा है गिल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, और कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो उसमें लंग्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन उनमें लंग्स होते नहीं हैं। जैसे अगर हम बिच्छू की बात करें तो उसमें पाया जाता है बुक लंग्स, जो बुक होती है ऐसे करके लंग्स होती हैं। किसमें पाया जाता है? बिच्छू में पाया जाता है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो स्किन के द्वारा भी वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये डिफरेंट लोअर ऑर्गेनिज्म के बीच का क्या है? ये एक गैसियस एक्सचेंज होती है। टेरेस्ट्रियल में अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें पाया जाता है लंग्स। ये जो लंग्स होता है ये फुली डेवलप्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गेन होता है। फुली डेवलप्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गेन होता है। दे आर प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म
दे आर सर्वाइव ऑन अर्थ, ऑन लैंड। ठीक है, तो ऐसे होते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो फर्दर हमें अब बात करनी है किसके, लंग्स के बारे में, कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, लंग्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म कैसे होती है गैसेस एक्सचेंज में, वो भी हम बात करेंगे। तो फर्दर हम बात करते हैं, चलिए तो देखिए हम मोस्टली बात करते हैं कुछ ऐसे भी रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं जो अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमीबा और प्लेनेरिया में, तो उसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं यानी उसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। अर्थवर्म लीच की बात करें तो स्किन के द्वारा होती है। फिश, प्रॉन और टैडपोल की बात करें तो गिल्स के द्वारा होती है। फ्रॉग की बात करें तो स्किन और बुक लंग्स के द्वारा होते हैं। और ग्रेस होपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई जो होते हैं इनमें स्पायरिकस स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और फिर एयर ट्यूब के द्वारा इसमें होते हैं। मोस्टली अगर हम लास्ट बात करें बर्ड्स, लिजार्ड्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो मोस्टली इनमें लंग्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनमें श्वसन होता है। देखो बर्ड्स अगर हम बात करें तो ये एयर में होते हैं, लेकिन ये लैंड पे कहीं ना कहीं बैठते हैं, तो इसलिए इनमें भी क्या पाया जाता है, लंग्स पाए जाते हैं, यानी ये कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होती है। नाउ लेट्स फर्दर हम स्टार्ट करते हैं लंग्स क्या होता है, लंग्स के पार्ट। चलिए नाउ लेट्स हम बात करते हैं लंग्स का। तो ये इनकम्प्लीट फिगर है, अभी हम इस लंग्स के फिगर के बारे में देखेंगे। इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक लंग्स का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बेसिकली हम देखो बात करते हैं ओवरव्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है, रिवीजन क्लास है तो इतना डीप अच्छे से तो फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ कि हमारे लंग्स में क्या होते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गन है उसका नाम है फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है ओरोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। दूसरा होता है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तीसरा होता है लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, अब देखो पहला ओरोफेरिंग्स ये रहा, ये कौन सा फेरिंग्स है, तो ये है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और ये देखो ये आपका क्या है, नोज है, ये ऊपर वाला क्या है, नोज, ये दोनों क्या है, नोज पोर है। ठीक है, इसके बीच देखो क्या है, सेप्टा यानी डिवाइडर है, तो ये है नेसल सेप्टम। ये क्या है, नेसल सेप्टम है। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो ट्यूब दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। देखो बच्चों ओरोफेरिंग्स के 2 पार्ट्स, तुम्हारा ये बक्कल कैविटी जो है इसे ओरोफेरिंग्स, यहाँ पे क्या है, टीथ है और उसके साथ साथ एंड क्या है, टंग है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो ये हमारा ओरोफेरिंग्स नीचे आया और नेजोफेरिंग्स दोनों मिले, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहीं पे हमारा होता है कंठ। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेटुआ। तो ये हमारा हम बोल दें कि ये हमारा क्या है, हमारा लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स, जिसे हम लोग बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ, कंठग्रसनी, जहाँ से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखो इस दोनों पोर्स, अब देखो ये जैसे ही नीचे ये जो फेरिंग्स है यानी ये फेरिंग्स, अब ये फेरिंग्स नीचे आके पार्ट में दो ट्यूब में खुलती है। एक ये वाला जो ट्यूब है जिसे हम लोग बोल रहे हैं ओइसोफेगस, ये ट्यूब आगे चल के क्या बनाएगी, ओइसोफेगस की नली बनाएगी, यानी ये आहार नाल बनाएगा और ये कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। ये वाली जो ट्यूब है ये है विंड पाइप। कौन सी पाइप है, विंड पाइप है। ठीक है, ये रहा विंड पाइप। इसके ऊपर देखो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसे बोल रहे हैं, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, तो बच्चों एपिग्लॉटिस जो होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे दोनों ट्यूब को ढकता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम क्या करते हैं कि हमारे जो ये एपिग्लॉटिस की लेयर होती है ये विंड पाइप को ढक लेती है और जो फूड होती है हमारे विंड पाइप में एंटर नहीं करती है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम हवा लेते हैं तो हमारी विंड पाइप खुल जाती है और हमारी भोजन की जो नली होती है बंद हो जाती है। तो कभी कभी गांव में आप लोगों ने क्या सुना है कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, और खाना खाते समय अगर आप बात भी करते हैं, कुछ देखते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो आपको खांसी भी आती है और इतना भयंकर खांसी आती है अगर आप चावल खा रहे होते हैं तो चावल आपके नाक से बाहर आ जाते हैं। देखो गांव में लोग क्या कहते थे कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, क्या पढ़ता है, दोष पढ़ता है। व्हाट इज दोष, दोष पढ़ने का ये मतलब है कि अगर
अगर साइंटिफिकली अगर हम बात करें दोष का मतलब क्या था कि ये जो हमारे विंड पाइप हैं इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इसमें क्या होता है, म्यूकस की लेयर पाई जाती है, श्लेष्म की दीवारें। ये श्लेष्म जो होती हैं इसमें अगर कोई चावल के कण फंस जाए तो ये कैंसर बन जाते हैं, जिसे ब्रोंकाइटिस कैंसर हो जाते हैं, तो आपका मृत्यु वैसे भी हो जाएगा। तो खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। तो दोष का मतलब है कि आप टाई हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर, ठीक है। तो इसलिए खाना खाते समय नहीं बोला जाता है। वो दोष का मतलब क्लियर हुआ। तो ये था, हम एपिग्लॉटिस की चर्चा किए, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि ये जो हमारी ग्लॉटिस है, ये जो विंड पाइप है, देखो एक छल्ले से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? एक छल्ले से घिरी हुई है। अब ये जो छल्ला है, ये छल्ला बना होता है किससे? तो ये छल्ला बना है तुम्हारा बोन से, जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन। ये कार्टिलेजिनस बोन क्या होती है? जिससे ये इसे मजबूती प्रदान करती है कि हमारा फेफड़ा क्या हो, स्टेबल रहे, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो, जैसे ये, इसे हम बोलते हैं विंड पाइप। ये आगे चल के फर्दर क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, ठीक है। अब ये ब्रोंकी दो पार्ट्स में अंदर जाके देखो, लंग्स के अंदर जैसे जा रहे हैं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। विंड पाइप दो पार्ट में, ब्रोंकी, ब्रोंकी अंदर जाके और फर्दर मैनी पार्ट्स में, तो उसे हम लोग बोल दिए ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब देखो, जहां से ये इंटर करता है उस जगह पे एक पोर होता है, उस पोर का नाम है हाइलम, सॉरी, उस पोर का नाम है हाइलस। क्या कहते हैं? हाइलस बोलते हैं। अब देखो, इस लंग्स के अंदर ये जो हम ऐसे ब्रांच शाखाएं बनाए हैं, इन शाखाओं को क्या कहते हैं? इन शाखाओं को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इस ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या होते हैं? कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे 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 बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जो कि हम बना नहीं पाएंगे, इतना हमारे पास टाइम सफिशिएंट नहीं है। तो आप फिगर को अच्छे से देख लीजिए। ये जो छोटे 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 जो स्ट्रक्चर हैं, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हिंदी में बोलते हैं कूपिकाएं। ये जो कूपिकाएं होती हैं, इसकी संख्या अगर हम बात करें तो लमसम 2 करोड़ होती है। किसमें? जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है। जैसे ये एडल्ट होते हैं, इसमें संख्या इनकी कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। यानी हम बात करें तो इनकी संख्या हो जाती है 5 लाख के करीब हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, नेक्स्ट अगर हम फर्दर बात करें कि एल्वियोलाई क्या होती है, तो ये एल्वियोलाई एक ऐसी ऑर्गेन होती है, या फिर हम बोलते हैं ऐसी यूनिट होती है, जो कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। तो फर्दर हम स्टार्टिंग में ही गैसियस एक्सचेंज की बात करें, जैसे मान लो कि कूपिकाएँ हैं, कूपिकाएँ, ठीक है। अब ये ऊपर से क्या आ रहा है? हवा आ रही है, तो इसमें CO2 है का कंसंट्रेशन आ रहा है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसी के नीचे से गुजरा हुआ है क्या है? तुम्हारा ब्लड। अब ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन भी बह रहा है और CO2 भी बह रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि अभी हमने अभी जस्ट बताया। तो अब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगी? इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जाएगा, और CO2 हायर टू लोअर जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, जिसे हम बर्गर शिफ्ट के नाम से भी हमने बात किया। तो ये था आपका एक रेस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमंस के अंदर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे हम लंग्स के बारे में बात किए, लंग्स के द्वारा होता है। दूसरी चीज, अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, तो ये जो लंग्स का पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं राइट लंग्स, RL, और ये है LL, यानी लेफ्ट लंग्स। देखो, RL क्या होती है? ये ड्यू टू कंपेरिजन ऑफ लेफ्ट लंग से कंपेरिजन में क्या होती है? बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, इसी के पास नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, ठीक है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, RA, RB, LB, ठीक है। अब देखो, इसके नीचे, अब ये चाहे हार्ट हो चाहे फेफड़ा, ये देखो एक स्ट्रक्चर के ऊपर टिके हुए पड़े हैं। ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसे बोल रहे हैं डायफ्राम। क्या बोल रहे हैं? डायफ्राम बोल रहे हैं। ये जो डायफ्राम होता है, ये भी कार्टिलेजिनस बोन का बना होता है, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जब सांस अंदर, यानी हवा जब अंदर खींच रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो रहा है? मतलब कि सिकुड़ रहा है, ठीक है। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ये फैल जा रहा है। तो ये हमारा इसमें काम करता है। कभी कभी देखते हैं कि डायफ्राम जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उल्टा नहीं लटकाना चाहिए, अपना बदला नहीं लेना चाहिए।
कि हमारे भैया हमको डांटे थे तो उनके बेटी को हम रिमांड पे लेंगे, उसे उल्टा कर देते हैं। आप मजे मजे में उल्टा कर देते, लेकिन ज़्यादा देर उल्टा करने से क्या होता है, अगर उसकी कार्टिलेज जो डायफ्राम अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुई, और डाइवर्ट होने के बाद यदि लंग्स का कनेक्शन कहीं से भी या हार्ट का कनेक्शन पूरे बॉडी से तन्नी सा भी बिगड़ा, तो उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, जो कि आप ऐसा चाहेंगे नहीं। तो कभी भी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें कभी भी हवा में न उछालें और उन्हें उल्टा लटकाएं। आपका बदला है तो आप अपने उनसे लीजिए, जिनसे आपका बदला है उनके बेटे से ना लीजिए, क्योंकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्विलाई के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो गया। फाइनली हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर लिए कि कैसे उसमें गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है। अब दो प्रोसेस होती है, एक टर्म्स आते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, देखो इनहेलेशन का मतलब CO2 को ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब CO2 को बाहर निकालना। अब इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे इनहेलेशन और उसे एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ये हमने पढ़ा। फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं उनमें कैसे होता है, कुछ हमने ऑर्गेनिज्म के नाम भी पढ़े जिसमें कैसे रेस्पिरेशन होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि बाकी ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कितने कॉम्प्लेक्स हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, बात किए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को एक बार फिर से आप स्टार्ट करके 1.5x या 1.75x की स्पीड से आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं, जो खाते वक्त भी से देख सकते हैं और घूमते वक्त भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा मेगा रिवीजन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, और आई होप कि आपका बोर्ड में एग्ज़ाम अच्छा नंबर लाएँ, ठीक है। इसी के साथ साथ जय हिंद।